हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बच्चों 10th क्लास के द्विघात समीकरण के लेसन को आगे बढ़ाएंगे। और पिछले वीडियो में जिस प्रकार हम लोगों ने द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 तक के सभी प्रश्नों को हल किया था बच्चों, उसी प्रकार आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि द्विघाती समीकरण जो होता है उसका व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। आज हम लोग उस पर अपना ध्यान फोकस करेंगे बच्चों। तो मेरे साथ आज आप लोग अपने वीडियो में बने रहेंगे, अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे ताकि मैं यहाँ जो कुछ भी लिखूँ उसे आप लोग अपने कॉपी में तुरंत उतार लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे बच्चों द्विघाती समीकरण का निर्माण किस प्रकार किया जाता है ना। क्योंकि सबसे पहला प्रश्नावली 4.3 में सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का वही है कि द्विघाती समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा है ना उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है और पूर्ण वर्ग विधि से ही द्विघाती समीकरण का निर्माण किया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार द्विघात समीकरण का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों पूर्ण वर्ग विधि से, है ना। तो आप लोग अच्छा से देखेंगे बच्चों इस वीडियो को। देखिए द्विघात समीकरण हम लोग जानते हैं किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, उसका जनरल रूप क्या होता है, हम लोग है ना इस पर विचार कर चुके हैं। देखिए द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो इस प्रकार हम लोग देते हैं, क्या देते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है ना। इसी से हम लोग जो है बच्चों उसका मूल ज्ञात कर लेंगे, है ना, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो किस प्रकार इसको बनाया जाता है उस आप लोग अपने है ना कॉपी में लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस समीकरण से ए को हम लोग इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो ए को यदि हम लोग कॉमन निकालेंगे बच्चों तो ये समीकरण मेरा कुछ इस प्रकार बदल जाएगा, x² बाय है ना ए प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर ए 0 नहीं है तो हम लोग यहाँ पर यह मेंशन कर देते हैं कि ए जो है यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि यदि ए 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये वर्ग वाले टर्म को ही जो है 0 बना देगा। तो 0 कौन होगा बच्चों, तो ये टर्म मेरा 0 है तो डेट सिंप्लाइज 0 कौन हो गया, x² प्लस बी बाई यहाँ पर x है ना b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। इसको हम लोगों को पूर्ण वर्ग बनाना है बच्चों। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा बीच वाला टर्म में बच्चों, यहाँ पर है कि नहीं, बीच वाले टर्म में सबसे पहले इस बीच वाले टर्म में 2 नहीं है, क्योंकि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं बच्चों। तो जिसमें होता क्या है a² प्लस 2ab और प्लस होता है b²। तो बीच वाले टर्म को ही हम लोग फोकस करेंगे, इसमें 2 नहीं है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें 2 आ जाए, है ना। और दोनों मतलब दोनों टर्म जो 2 के बाद का जो टर्म है a का वर्ग इधर होना चाहिए और b का वर्ग भी इधर होना चाहिए, है ना। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये ए बी का जो है जितना भी प्रॉपर्टीज़ है इसमें सब फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो उसको हम लोग 2 लाने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो डेट सिंप्लाइज देखिए 2 कैसे आएगा, यहाँ पर x² प्लस 2/2 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये क्या हो गया मेरा b बाई ए एक्स प्लस हो जाएगा c बाई ए इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग अरेंज करके हम लोग लिख लेंगे। देखिए x² प्लस 2 है ना इंटू b बाय यहाँ पर हो गया 2a और प्लस x और ये हो गया c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए x का वर्ग तो इधर है लेकिन b बाई 2a का वर्ग इस साइड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग b बाई है ना 2a का वर्ग इधर हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। तो उसको हम लोग कैसे लाएंगे, देखिए x² प्लस ये हो गया 2b बाय 2a, एक बार हम लोग प्लस b बाई 2a का स्क्वायर करेंगे और एक बार b बाई 2a से हम लोग माइनस करेंगे। ऐसा हम लोग कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, क्योंकि दोनों घट जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा बच्चों, है ना। ऐसा हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्लस क्या हो जाएगा, c बाई ए इज इक्वल टू 0। तो ये तो मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया, देख रहे हैं a² प्लस 2a है ना, और b यहाँ पर x छूट गया है प्लस b बाई 2a का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये a प्लस बी का होल में आ गया, स्क्वायर में आ गया और ये टर्म हम लोगों को शेष बचा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, देखिए x प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी का होल में आ गया, है ना, फॉर्म में आ गया। अब ये टर्म मेरा बच गया क्या, b बाय
2a का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो गया c/a इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हम लोग बराबर के उधर कर देंगे। तो डेट सिंप्लाइज क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा x प्लस b/2a का स्क्वायर और इस सब टर्म को हम लोग, इस सारे टर्म को हम लोग बराबर के उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो देखिए b/2a का होल स्क्वायर और ये जो है क्या है, प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो c/a हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए x प्लस b/2a का ये हो गया होल स्क्वायर और इसको हम लोग अब, है ना, स्क्वायर को हम लोग सेपरेटली जो है ऊपर नीचे से, है ना, खोल देंगे। तो b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा c/a। इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, है ना। अब 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और एक को ऊपर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब माइनस है बीच में, अब 4a स्क्वायर को यदि हम लोग a से भाग देंगे तो एक a एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4a बचेगा। 4a को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4ac आ जाएगा। तो ये टर्म मेरा प्राप्त हो गया। अब देखिए, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर का जो टर्म है बच्चों कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर जो टर्म है, इससे स्क्वायर को हम लोग इधर ले आएंगे तो रूट में आ जाएगा। स्क्वायर को जब बराबर के इधर जाता है तो रूट में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a और इधर मेरा रूट आएगा तो रूट आएगा तो प्लस माइनस का सिंबल आता है, हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर। ये दोनों जो है रूट के अंदर में है। 4 का वर्गमूल 2 होता है और a स्क्वायर का वर्गमूल 2 होता है। इसका मतलब है कि ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो डेट सिंप्लाइज, देखिए x प्लस ये हो गया b/2a हो गया इज इक्वल टू डेट सिंप्लाइज। अब ये टर्म तो मेरा वर्गमूल में ही रह गया, b स्क्वायर माइनस 4ac वर्गमूल में रह जाएगा, लेकिन नीचे वाला टर्म मेरा 2a आ जाएगा क्योंकि ये 4 का वर्गमूल 2 होता है और a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है। तो वर्गमूल से बाहर आ गया। हम लोग देखते हैं b/2a वाले टर्म को हम लोग बराबर के इधर करेंगे तो इधर क्या बचेगा, x तो बराबर, देखिए b/2a के पहले प्लस है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस क्या हो गया, b/2a प्लस माइनस और यहाँ टर्म लिखेंगे हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac और बाय यहाँ पर हो गया 2a। अब देखिए दोनों में 2a है तो यहाँ से भी हम लोग 2a को हम लोग एलसीएम ले सकते हैं बच्चों। तो 2a को हम लोग एलसीएम ले लिए, 2a को हम लोग डिवाइड किए तो 1 बार में और 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b आ जाएगा। यहाँ आ गया प्लस माइनस, यहाँ पर भी है b 2a को 2a से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, इधर मेरा है x। तो ये देखिए आपका द्विघाती समीकरण आ गया बच्चों, है ना, जिसको आप लोगों को याद रखना जरूरी है ना। हम लोग जानते हैं द्विघाती समीकरण क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहाँ पर ये वाला जो टर्म हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट या विविधकर कहा जाता है, विविध, है ना, इसको हम लोग विविधकर कहते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, है ना। अब इसी यही d का जो मान जो है वो निर्धारित करता है कि वो द्विघात समीकरण का, है ना, अस्तित्व है या नहीं है। देखिए अस्तित्व कैसे होगा, यदि देखिए यहाँ पे इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा बच्चों, यदि d का वैल्यू, है ना, यदि बराबर हो जाए 0 का, है ना, यदि d 0 के बराबर, आप यदि इसको सॉल्व करेंगे और d आपका यदि 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि जो उस द्विघात समीकरण का जो मूल था वो वास्तविक तो है लेकिन मूल बराबर आएगा। तो मूल हम लोग जानते हैं अल्फा बीटा को हम लोग मूल कहते हैं बच्चों, तो दोनों मूल आपस में बराबर होगा, मतलब अल्फा बराबर बीटा होगा। तो इसका कंडीशन क्या हो गया, यहाँ मूल, है ना, वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ऐसे ही लिख देते हैं, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, है ना, इस प्रकार होगा। दूसरा नंबर का कंडीशन में है कि यदि d जो है 0 से बड़ा हो जाए, यदि आप इसको सॉल्व करिएगा और d का मान पॉजिटिव आ गया, मतलब धनात्मक आ गया, वही 0 से बड़ा करने का मतलब धनात्मक होता है, तो इस स्थिति में भी आपका मूल जो होगा वो वास्तविक होगा लेकिन समान नहीं होकर के असमान हो जाएगा। तो यह क्या होगा, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे।
है ना, मूल अवास्तविक तथा समान होंगे, है ना। और यदि हम लोग डी को यदि 0 से छोटा ले लेते हैं, यदि मान लेते हैं कि डी का वैल्यू सॉल्व किए और छोटा आ जाता है, तो इस प्रकार के मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक होंगे। और इस प्रकार के मूल का अध्ययन आप लोगों को 11th क्लास में करने को मिलेगा बच्चों। फिलहाल यहाँ पर 10वां क्लास में इस प्रकार का मूल आप लोगों को नहीं मिलेगा, मूल काल्पनिक होंगे। तो ये 3 कंडीशन आप लोगों को मैंने समझा दिया और साथ में ही द्विघाती समीकरण का व्युत्पन्न करने की तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है बच्चों। तो इस फार्मूला को आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा। बहुत सारा द्विघात समीकरण ऐसा आता है बच्चों कि जिसका गुणनखंड विधि द्वारा जो होता है उसका मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, द्विघाती समीकरण का प्रयोग करके उसका मूल ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग अब प्रश्नावली में प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो देखिए प्रश्नावली हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3। आप लोग अपने पास किताब को जरूर रखेंगे बच्चों, ताकि उस किताब से आप लोग अपने प्रश्न को देख सकेंगे। प्रश्नावली 4.3। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ बच्चों, मेरे पास किताब मौजूद है ना। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। तो ये प्रश्न संख्या 1, मैं इसमें से 1 या 2 प्रश्न ही सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोगों के लिए ही छोड़ दूंगा बच्चों, है ना। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 1 में है 2x² माइनस 7x और +3 इज इक्वल टू 0। ये एक समीकरण मेरे पास दिया हुआ है बच्चों। इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका हल करेंगे, है ना। पूर्ण वर्ग जो मेथड मैंने आप लोगों को अभी बताया उसी मेथड का प्रयोग करते हुए इसका हम लोग समाधान करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि ए वाले टर्म को इसमें से कॉमन निकालना है। तो इसमें से हम लोग 2 को इसमें से कॉमन निकालेंगे बच्चों। तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 7/2x प्लस ये हो गया 3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो 2 0 हो नहीं सकता है बच्चों, यहाँ 2 नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म मेरा पूरा 0 हो जाएगा। तो कौन सा टर्म 0 हो गया, देख रहे हैं x² माइनस 7/2x और प्लस हो गया 3/2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी का होल फॉर्म में आ रहा है। चूंकि यहाँ पर माइनस है तो इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आएगा। लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म भी बच्चों इसी प्रकार होता है, -2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसमें कमी क्या चीज़ की है, 2 नहीं है, यहाँ पर ऊपर में 2 मौजूद नहीं है, तो 2 हमको लाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए डेट सिंप्लाइज ए इस x², यहाँ पर क्या हो गया x²। अब देखिए यहाँ पर 2 लाएंगे तो 2 को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/2 इंटू हो गया 7/2x और प्लस हो गया 3/2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए है ना, अब 2 इसके साथ आ गया, इसको अरेंज करके हम लोग लिख लेंगे बच्चों। देखिए x² माइनस 2 इंटू 7/2 इंटू 4 हो गया और इंटू यहाँ पर x प्लस 3/2 इंटू, है ना, इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि x का वर्ग तो इस तरफ है लेकिन 7/2 का वर्ग इस तरफ नहीं है। जिस प्रकार मैंने यहाँ बोला था आप लोगों को कि a का वर्ग इधर होना चाहिए और b का वर्ग भी इधर होना चाहिए, तो उसी अनुसार x का वर्ग तो इधर है लेकिन 7/4 का वर्ग यहाँ पर नहीं है। तो 7/4 को हम लोग यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। तो डेट सिंप्लाइज, तो x² माइनस 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स प्लस, अब कैसे लाएंगे, एक बार 7/4 को होल स्क्वायर करके यहाँ पर जोड़ेंगे, है ना, और एक बार 7/4 को होल स्क्वायर करके माइनस करेंगे और यहाँ पर 3/2 तो मेरा मौजूद है, 3/2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये वाला टर्म जो हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक वाला जो टर्म है मेरा वो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस और b का वैल्यू कितना है 7/4, तो 7/4 का इस होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, है ना, ये माइनस है बच्चों, बराबर के इधर देख रहे हैं ये माइनस टर्म है, उसको बराबर के उधर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर और ये प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/2 हो गया, है ना। तो अब हम लोग इसको सिर्फ सॉल्यूशन करना है पूरा कंप्लीट। ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आता है बच्चों कि बच्चे यहीं पर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसको यदि एक बार सॉल्यूशन करने आप लोग सीख जाइएगा तो फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डेट सिंप्लाइज, देखिए x माइनस 7/4 का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 7 का वर्ग कितना होता है ना, 49 होता है और 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, माइनस क्या हो गया 3/2 हो गया। इसको हम लोग अब भिन्न का जोड़ की तरह इस्तेमाल करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम हम लोग देख रहे हैं बच्चों 16 ही आएगा, है
है ना। आप देखिए 16 आ रहा है तो 16 को 16 से डिवाइड देंगे 1 बार में, और 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। माइनस, अब देखिए है ना, यहाँ पे 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। इस प्रकार आ रहा है बच्चों, आप लोग देख रहे हैं, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करिए। अब 49 में से यदि हम लोग 24 को घटा देंगे बच्चों तो 25 बचता है मेरा, 25 और बटा यहाँ पर आ जाएगा 16, है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं। और मेरा लेफ्ट हैंड वाला जो इक्वेशन जो है ना, लेफ्ट हैंड वाला जो इक्वेशन है वो कितना है, x माइनस 7/4 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, x माइनस 7/4, और स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट, है कि नहीं, कितना आ जाएगा, रूट अंडर 25/16, रूट अंडर 25/16। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। लेकिन प्लस माइनस यहाँ पर देना भूलना नहीं है ना। प्लस माइनस हमको देना पड़ेगा, क्योंकि जब वर्गमूल को जब उधर किया जाता है तो प्लस माइनस में पता नहीं चलता है कि आने वाली संख्या प्लस में होगी या माइनस में होगी। इसी प्रकार मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आप देखिए 3 का भी वर्ग करेंगे, -3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 आएगा, +9 आएगा, और 3 का +3 का भी वर्ग करेंगे बच्चों तो 9 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये 9 जो होता है 2 प्रकार की संख्या का वर्ग होता है, एक तो -3 का भी वर्ग है, एक तो +3 का वर्ग है। इसका मतलब है कि वर्गमूल से बाहर निकलने वाली संख्या, है ना, ये बात की जानकारी नहीं देती है कि वो धनात्मक संख्या का वर्ग होकर के बाहर निकल रही है या ऋणात्मक संख्या का वर्ग होकर के बाहर निकल रही है। इसीलिए वर्गमूल पूर्ण करने के बाद हमको प्लस माइनस का सिंबल वहाँ पर देना आवश्यक होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस दिया। तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल यहाँ पर 4 होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 7/4 को बराबर के उधर कर देंगे तो x बराबर, ये देखिए माइनस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/4, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। तो अब हम लोग एक केस में लेंगे प्लस लेने पर, सिर्फ यहाँ पर प्लस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस लेंगे तो तो उसके बदले हम लोग x के जगह पर अल्फा लिख देते हैं, है कि नहीं, अल्फा। आप x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का 2 मूल अल्फा और बीटा होता है। तो इसीलिए जब हम लोग प्लस लेंगे तो अल्फा का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 7/4 प्लस हो जाएगा 5/4। इसको एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 + 5, 7 और 5 कितना हो जाता है, 12/4। इसको काटेंगे तो 3 आएगा, मतलब अल्फा का वैल्यू मेरा पर 3 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग माइनस लेंगे, है ना, क्या लेंगे, माइनस लेने पर। तो माइनस हम लोग लेंगे तो यहाँ से हम लोगों को प्लस हटा करके सिर्फ माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा, और उस समय हम लोग बीटा का प्रयोग करेंगे। कितना हो जाएगा, 7/4 माइनस हो जाएगा 5/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो 7 में से 5 को हम लोग माइनस करेंगे, 7 में से 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा, है ना। देखिए, है ना, 2/4 इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो बीटा का वैल्यू मेरा यहाँ पर निकल गया 1/2। तो आप जो दिया गया द्विघात समीकरण था उसका मूल क्या क्या था बच्चों, एक था 3 और एक था 1/2। तो ये मेरा दोनों आंसर आ जाएगा। इसका मूल को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 था और 1/2 था, ये इसका आंसर हो गया। तो बताइए इसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है बच्चों। तो मैंने इस सॉल्यूशन को पूरा कर दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई भी एक प्रश्न मैं ले लूँगा जो डिफ़िकल्ट की तरह लगता है, बाकी आप लोग सारे प्रश्न को इसी मेथड से हल करना है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें एक जो है एक नंबर का 3 नंबर का जो प्रश्न है, 1 का 3 जो प्रश्न है बच्चों, है ना, 1 का 3 नंबर का प्रश्न वो बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है ना। उसे मैं यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये क्या हो गया, देखिए 4x², है ना, प्लस यहाँ 4√3x और प्लस यहाँ पर 3 है ना, =0। इसको हम लोग द्विघाती समीकरण का प्रयोग करके भी हम लोग इसको हल करेंगे बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों, आप लोग इसमें 4 को कॉमन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, है ना। इसमें 4 को कॉमन नहीं करेंगे तो डायरेक्ट मेरे यहाँ पर 2x का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग इसको बना कर हम लोग बना सकते हैं, और आप 4 को कॉमन निकाल करके भी बना सकते हैं। तो जैसा बच्चों को क्या होता है कि जो प्रोसेस बता दिया जाता है, यदि वो प्रोसेस से थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे तो फिर वो गड़बड़ा जाता है। तो एक काम करिए
बच्चों आप लोग यहाँ से 4 को कॉमन निकाल के ही इसको बनाने का प्रयास करिए। यदि हम 4 को कॉमन निकाल देते हैं तो ये समीकरण क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 4 कॉमन निकल जाता है बच्चों, तो यहाँ सिर्फ बचेगा √3x, और यहाँ से यदि 4 को कॉमन निकले हैं तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ 4 0 हो नहीं सकता है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि 4 है ना नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो अब ये समीकरण मेरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा √3x प्लस हो जाएगा 3/4 है ना इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग के विधि में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो बीच में मेरा 2 नहीं है बच्चों, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो 2 लाने का कैसे प्रयास करेंगे बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो गया √3x है ना, और प्लस यहाँ पर हो गया 3/4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2√3x और नीचे में आ गया बाई 2 है ना, और प्लस हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स का वर्ग तो इधर है लेकिन √3/2 का वर्ग इधर नहीं है, लेकिन ये है, इसको हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग 3 को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का वर्ग, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना, √3 का वर्ग हम लोग लिख सकते हैं। नहीं तो आप लोग एक काम करिए बच्चों कि इसका वर्ग को इधर भी जोड़ दीजिए, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़न में आ जाइएगा। तो ये देखिए कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस इधर हो गया 2 इंटू √3/2x और प्लस यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, √3/2 का यहाँ पर हो गया वर्ग है ना, और माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा √3/2 का वर्ग और प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 हो गया है ना। तो चलिए देखिए ये तो मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस है ना √3/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये सारे टर्म को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे वो है। तो यह क्या हो गया, √3/2 का ये हो गया होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग बराबर के उधर कर देंगे। तो डेट सिंप्लाइज क्या हो गया, देखिए x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे बराबर के, ये माइनस है बराबर के उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा है ना। तो डेट सिंप्लाइज हम लोग को ऐसे ही लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, √3/2 का होल स्क्वायर हो गया है ना। तो चलिए अब यहाँ पे √3 का वर्ग तो 3 होगा, और देखिए 2 का वर्ग कितना हो गया 4, यहाँ पर भी हो गया 4, तो इसका मतलब 3/4 में 3/4 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, डेट सिंप्लाइज x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को प्राप्त हो गया। तो डेट सिंप्लाइज, तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। अब 3 है ना, इसको उधर कर देंगे, प्लस है तो बराबर के उधर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं x का सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि अल्फा का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा, और बीटा का भी वैल्यू यहाँ पर √3/2 होगा है ना। तो ये इसका आंसर है बच्चों। तो इसे इतना बड़ा बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए इसको हम छोटा प्रोसेस में, इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं बच्चों, छोटा प्रोसेस में इसी को हम लोग छोटा करके बना सकते हैं। यहाँ मेरा प्रश्न क्या दिया हुआ था, देखिए 4x² प्लस है ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ था तो है ना 4√3x प्लस यहाँ पर हो गया 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और x का वर्ग हो गया x²। और इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 को तोड़ देंगे तो 2 इंटू 2√3x, और यहाँ पर भी हम लोग √3 को यहाँ पर हम लोग तोड़ देंगे, √3 को क्या लिखेंगे है ना, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का वर्ग इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करने की आवश्यकता है, देखिए है ना, 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 आ गया, अब 2 को x के साथ लिखेंगे, 2x हो गया, और इधर हो गया √3 और प्लस यहाँ पर कितना आ गया, देखिए √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए 2x का वर्ग तो इधर है और √3 का भी वर्ग इधर है, तो इसका मतलब ये टोटल जो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, कितना हो गया 2x प्लस है ना, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x का है ना यहाँ पे जो स्क्वायर है बराबर के इधर 0 है, तो
यदि स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 का वर्गमूल। तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब 3 को बराबर के उधर कर देंगे, √3 को इज इक्वल टू माइनस √3 आ गया, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -√3/2। यही वैल्यू हम ऊपर में भी आया था बच्चों। तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, है ना, √3/2, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा -√3/2। तो ये है ना, ऊपर में भी आप देख पा रहे हैं यही आंसर आया था, है ना, x इज इक्वल टू, है ना, -√3/2, और यहाँ पर भी आया है -√3/2। तो हम लोग ऐसे ही द्विघाती समीकरण का प्रयोग करके जो है ना, प्रश्नावली 4.3 के पहले नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो मैंने 1 नंबर का प्रश्न को हल कर दिया, 3 नंबर के प्रश्न को भी हल कर दिया। आप लोग खुद से प्रयास करिए कि 2 नंबर और 4 नंबर का प्रश्न को भी हल करेंगे, और वो दोनों काफ़ी आसान प्रश्न है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि देखिए 2 नंबर का जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है ना, प्रश्नावली 4.3 में 2 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहले मैं पढ़ता हूं कि 2 नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती समीकरण का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर का, तो हम लोग जानते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है। मैंने अभी तुरंत आप लोगों को, है ना, बताया कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो द्विघाती सूत्र वही है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय, ये हो गया 2a, है ना। ये द्विघाती सूत्र होता है, और इसका 3 कंडीशन भी मैंने बताया कि इसके विविधकर का 3 कंडीशन क्या होता है। तो जो प्रश्न मैंने अभी तुरंत हल किया है उसी प्रश्न को मैंने इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए भी मैं उसे अभी हल करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि उस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 इसमें क्या आ रहा है मेरा। देखिए 2x², है ना, 2x², देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 7x प्लस, है ना, 3 इज इक्वल टू 0। ये प्रश्न है मेरा। इसका पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, विविधकर इसका d निकालते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, b² -4ac। तो ये टर्म, ये मेरा a है बच्चों, ये b है, और ये मेरा c है। तो a का मान कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, है ना। b का मान देखिए -7 है, -7 लिख लिया, और c का मान यहाँ पर 3 है। तो ये फॉर्मूला में बैठा दीजिए, है ना। d इज इक्वल टू, b का वैल्यू कितना हो गया, -7 का वर्ग -4 इंटू a का वर्ग में 2 हो गया, और c इज इक्वल टू 3 हो गया, है ना। तो देखिए 7 का वर्ग कितना होता है, -7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, और 8 या 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमको 25 प्राप्त होता है। तो ये अब क्या है, धनात्मक संख्या है। इसका मतलब है d जो है वो 0 से बड़ा है, और अस्तित्व है, इसमें मूल का अस्तित्व है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, द्विघाती समीकरण का प्रयोग करते हुए x का मान निकालते हैं। तो देखिए एक फार्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस √, है ना, b² -4ac, और बाय यहाँ पर क्या हो गया, 2 इंटू ए होता है ना, माइनस हो गया। और b का वैल्यू देखिए कितना है, b का वैल्यू -7 है, तो फिर से लिखेंगे -7 प्लस माइनस √, फिर b का वैल्यू है √b²। ऐसे ये मेरा d है बच्चों। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए -b प्लस माइनस √b² -4ac का वैल्यू को क्या लिखा है मैंने, d लिखा है ना। तो यहाँ पर हम लोग d लग सकते हैं, और नीचे में हो गया मेरा 2 इंटू ए। तो d का वैल्यू तो मैंने ज्ञात कर लिया है बच्चों, d का वैल्यू कितना है, 25 आता है। तो यहाँ पर मैं 25 लिखूंगा, और बटा हो गया 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2 है ना। तो यहाँ पर भी 2 लिखूंगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पर मैं 5 करूँगा, और नीचे में हो गया 4। तो अब हम लोग लेंगे प्लस लेने पर, है ना, प्लस लेंगे तो अल्फा का हम बोले प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 बटा, और यहाँ पर हो गया 4। तो 7 और 5 12 बटा कितना हो गया, 4। अब इस 4 से 12 3 बार में कटेगा। इसी तरह माइनस लेने पर, है ना, माइनस लेंगे तो हम लोग बीटा का प्रयोग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 - 5 बटा, इधर हो गया 4। तो 7 में से 5 चला गया, 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो यही दोनों आंसर, पूर्ण वर्ग विधि से भी यही आंसर निकला था, और देखिए द्विघाती समीकरण का भी प्रयोग करके मैंने बना रहा हूँ, तो भी यही आंसर आ रहा है। तो अब चलिए हम लोग इसका उसी प्रश्न को देखते हैं बच्चों, जो कि मैंने उसमें 3 नंबर के लिए बनाया था, है ना। तो देखिए एक का ही 3 नंबर का प्रश्न लेंगे, इसको ही हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए 3 नंबर का प्रश्न क्या है, 4x² प्लस 4√3x, और है ना, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है
है ना। इसको पहले हम लोग चेक करते हैं इसका वैलिडिटी, ये इसका मूल का अस्तित्व है या नहीं है ना। चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ a बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 4√3 दिया हुआ है और c का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग विविध कर इसका ज्ञात करते हैं। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b² - 4ac आता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। b का वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए 4√3 का वर्ग है यहाँ पर, और -4 और a का वैल्यू भी 4 और c का वैल्यू है यहाँ पर 3। तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 है कि नहीं, और √3 का वर्गमूल भी होता है 3। तो इसका मतलब हो गया 16 गुना 3, और 4 गुना 4 16 होता है, और 16 गुना 3 कितना होता है, 48 होता है। इसको हम लोग लिख दिया। तो यहाँ पर भी देखिए 16 तिया 48 आ गया, यहाँ पर भी आ गया 16 तिया 48 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि d इज इक्वल टू 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि d का वैल्यू 0 आ जाता है तो क्या कंडीशन मिलता है ना, मूल का अस्तित्व है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं, है ना, लेकिन समान है। मूल वास्तविक हैं लेकिन समान हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो अब द्विघाती समीकरण का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो द्विघाती समीकरण क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो b का वैल्यू कितना आपने रखा है बच्चों, देखिए b का वैल्यू 4√3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो गया -4√3 और प्लस माइनस, और b² - 4ac का वैल्यू तो d होता है, तो d का वैल्यू मेरा 0 निकला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √0, और नीचे में हो गया 2 गुना a का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 4 रखे हैं बच्चों, तो 4 रख दिए। तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -4√3 बटा 2 गुना 4। तो ये 4 और ये 4 को मैंने काट दिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, √3 बटा 2 आ गया। तो इसमें अल्फा और बीटा दोनों समान होता है। देख रहे हैं, मैंने पहले लिखा है कि मूल वास्तविक लेकिन समान होते हैं, अल्फा बीटा दोनों समान होंगे, है कि नहीं। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस, है ना, √3/2, और यहाँ पर बीटा का भी वैल्यू हो जाएगा -√3/2। यही इसका आंसर आ जाता है बच्चों। तो मैंने आप लोगों को 2 नंबर का भी प्रश्न को हल करके बता दिया बच्चों। आप लोगों के लिए 2 प्रश्न ही छोड़ दिया है ना, 2 नंबर और 4 नंबर, उसे आप लोग स्वतः बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग 3 नंबर की और हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए इसका पार्टीशन पहले मैं कर देता हूँ। तो देखिए 3 नंबर का प्रश्न को मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बताता हूँ, है ना। 3 नंबर में क्या है, देखिए निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न। ऐसे 1 नंबर का प्रश्न तो आसान है बच्चों, आप लोग उसको अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बना देता हूँ। x - 1/x, है ना, इज इक्वल टू 3 है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x नॉट इज इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर कंडीशन दिया, यदि x का मान यदि 0 हो जाएगा तो पूरा समीकरण ही 0 हो जाएगा, इसीलिए x का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो x के नीचे भी 1 है बच्चों, तो इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो x ही आएगा, और x को 1 से भाग यदि दिया जाए तो x होगा, और x को x किसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। पुनः फिर x को x से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, और यहाँ पर बाय 1। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर देते हैं, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x² - 1, और 3 गुना x इज इक्वल टू हो गया 3x। अब 3x को बराबर के इधर ले आएंगे तो कितना हो गया, देखिए x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है ना। तो वही द्विघाती समीकरण का प्रयोग करते हुए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, और इसका हम लोग मूल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक है ना, a इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि 1 छुपा हुआ है। b इज इक्वल टू कितना है, देखिए -3 है, और c का भी वैल्यू देखिए यहाँ पर -1 है ना। तो द्विघाती समीकरण का प्रयोग करेंगे बच्चों, तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस और √b² - 4ac, और बाय नीचे में हो गया 2 × a होता है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, b का वैल्यू, एक माइनस तो पहले से मौजूद है, और b का वैल्यू -3 है ना, प्लस माइनस √b का वैल्यू कितना हो गया, -3 का वर्ग, और है ना 4 × a का वैल्यू कितना हो गया 1, और c का वैल्यू हो गया -1, और नीचे में हो गया बाय 2 × a का वैल्यू हो गया 1। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, है ना, अंडर रूट, और रूट अंडर 3 का वर्ग हो गया 9, है ना, और यहाँ पर भी देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, और 4 गुना 1 4 होगा, फिर 4 गुना 1 4 होता है।
और बटा यहाँ पर कितना आ गया 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 3 प्लस माइनस और रूट अंडर 4 और 3 कितना हो गया 13 बटा यहाँ पर 2। तो अल्फा प्लस माइनस हम लोग लेंगे, है ना, लिखेंगे प्लस लेने पर, देखिए प्लस लेने पर तो प्लस लेंगे तो अल्फा का यूज़ करेंगे, है ना, 3 प्लस और रूट अंडर 13 बटा 2। और इसी तरह हम लोग माइनस लेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस लेने पर तो बीटा का प्रयोग करेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट अंडर 13 बटा 2। तो यही दोनों हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इसका दूसरा नंबर का प्रश्न किस प्रकार बनता है। 3 का 2 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कैसे बनेगा। ऐसे तो आप लोग इसको भी अपने से बना सकते हैं बच्चों, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। लेकिन देखिए 1/x प्लस यहाँ पर हो गया 4, फिर है देखिए -1/x माइनस 7, x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बटा 30 है। ये प्रश्न यहाँ पर भी कह रहा है बच्चों कि x जो है नॉट इज इक्वल टू -4 और 7, ये नहीं हो सकता। यदि आप यहाँ पर x का वैल्यू को यदि -4 रख देते हैं तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, फिर ये द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा। फिर यहाँ पर भी है x का वैल्यू यदि 7 रख देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, फिर ये द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा, है ना। यदि दोनों को एक साथ यदि रख दिया जाए तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो फिर समीकरण नहीं हो पाएगा। इसीलिए कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकता। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, x प्लस 4 और क्या हो जाएगा फिर x माइनस 7। तो इसको हम लोग देखिए भाग देंगे, इस दोनों को यदि x प्लस 4 से भाग दिया जाए तो x प्लस 4 कटेगा, क्या बचेगा x माइनस 7। x माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 7 हो जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। अब देखिए इस दोनों समीकरण को फिर हम लोग x माइनस 7 से भाग देंगे तो x माइनस 7 कटेगा, है ना। x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 11 बटा 30, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे, डेट सिंप्लाइज, है ना। x माइनस 7 माइनस ब्रैकेट को जैसे खोला माइनस अंदर चला गया, x प्लस था तो ये माइनस में आ जाएगा, और 4 प्लस में था ये भी माइनस में आ जाएगा, और नीचे में और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप लोग जानते ही होंगे, पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो एक्स स्क्वायर, x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी साइन है तो -7x आ जाएगा। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x आ जाएगा। अब 4 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, -28। तो ये कितना हो गया 11 बटा 30। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। देखिए ऊपर में आपका -x है, एक में +x है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो डेट सिंप्लाइज, है ना। अब देखिए -7 है, -4 है, -7 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -11 हो जाता है। और नीचे में वाली टर्म देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, -7 में 4x घट गया, -7 में 4x घटेगा तो -3x बचेगा, और इधर क्या हो गया -28 इज इक्वल टू 11 बटा 30, है ना। ज़्यादा हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से हम लोग काट सकते हैं। देखिए 11 से ऊपर ऊपर बराबर के यदि इधर उधर समान संख्या हो सकती है तो उसको हम लोग काट सकते हैं बच्चों। तो यदि 11 को 11 से काटेंगे तो -1 बार में 1 बार में ही कटेगा, -1 बार में, तो माइनस तो पहले से मौजूद है ना। अब इसमें हम लोग इसको अच्छा से अरेंज करके लिखेंगे तो -1 बाय क्या बच गया, देखिए एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 1 बाय यहाँ पर हो गया 30, है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो यहाँ पर -30 आ जाएगा, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो वही आ गया, एक्स स्क्वायर -30x -28 इज इक्वल टू -30 आएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 30 को बराबर के इधर भेज देंगे तो डेट सिंप्लाइज एक्स स्क्वायर -30, है ना, और -28 और ये जाएगा 30 तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -3x, 30 में से 28 घट जाएगा बच्चों तो कितना होगा, है ना, +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। आप लोग इसको जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, द्विघाती समीकरण का प्रयोग करके सॉल्व करें, चाहे आप लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए द्विघाती समीकरण का प्रयोग करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए यहाँ पर x के पहले कुछ नहीं संख्या छुप है ना, नहीं है तो 1 छुपी हुई है, और b का वैल्यू देखिए -3 है, और c का वैल्यू यहाँ पर 2 है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, यहीं पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग देख रहे हैं द्विघाती समीकरण का प्रयोग भी हम लोग जानते हैं बच्चों। x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर, ये क्या हो गया b स्क्वायर -4ac,
देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय 2a होगा। चलिए सारी बातों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे बच्चों। तो x इज इक्वल टू माइनस का साइन है ही, और माइनस b का क्या है देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ से कि b इज इक्वल टू -3 है ना। आप लोग अपने कॉपी में लिखे होंगे बच्चों। तो देखिए -3 प्लस माइनस रूट अंडर है ना, b स्क्वायर के जगह में हम लोग -3 का स्क्वायर रखेंगे, -4 इंटू a के जगह में 1 रखेंगे और c के जगह में हम लोग 2 रखेंगे, और बटा यहाँ पर 2 इंटू a का हो गया वैल्यू 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा। फिर देखिए -3 का वर्ग हो जाएगा 9, और क्या होगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और नीचे में क्या हो गया बटा 2 है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 में से 8 घटेगा 1 हो जाएगा बटा 2 हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि 1 का वर्गमूल भी 1 होता है, तो रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 3 प्लस माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा है ना। तो चलिए एक बार हम लोग प्लस लेंगे। तो देखिए प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो हम लोग x का वैल्यू को अल्फ़ा से बदल देते हैं बच्चों। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा 2, तो 3 प्लस 1 कितना वैल्यू हो जाएगा 4 बटा 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा है ना। फिर माइनस लेने पर देखिए यहाँ पर माइनस लेंगे, माइनस लेने पर तो माइनस लेंगे तो हम लोगों को x का वैल्यू को बीटा से बदल देते हैं। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा 2, तो कितना हो गया 3 में से 1 गया 2, तो 2 बटा 2 इज इक्वल टू 1। तो यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देखे होंगे बच्चों कितना आसानी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न की और हम लोग बढ़ते हैं, और 4 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बच्चों, है ना। 4 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न, तो 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पहले आप लोग अपनी किताब में एक बार उसको पढ़ने का प्रयास करें। देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो हम लोग पहले मान लेते हैं बच्चों कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु है ना, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है ना, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व है ना, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी हो जाएगी। देखिए 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी। पूर्व मतलब होता है बच्चों पहले, है ना। तो 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 3 हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा है ना। तो बोलता है इस आयु का व्युत्क्रम, तो आयु का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, लिखेंगे आयु का व्युत्क्रम है ना। आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x माइनस 3। तो गणित में व्युत्क्रम को ऐसे ही लिखा जाता है। अब कहता है कि 5 वर्ष पश्चात आयु, तो देखिए कि 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष पश्चात आयु, तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि पश्चात मतलब बाद में होता है। तो 5x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब इस आयु का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, देखिए आयु का व्युत्क्रम है कि नहीं, आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x प्लस 5। कहता है कि दोनों का जोड़ जो होता है वो 1/3 होगा। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से है ना 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब दोनों का जोड़ निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार है ना 1/x माइनस 3 है ना प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और रहमान की वर्तमान आयु हम लोग ज्ञात कर लेंगे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस 3 और आ जाएगा x प्लस 5। तो x माइनस 3 कटेगा है ना, तो x प्लस 5 को 1 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 5। इसी तरह यहाँ पर ये टर्म को x प्लस 5 से भाग देंगे तो x माइनस 3 बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ गया x बटा 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, और 5 में से 3 घट गया, कितना हो गया +2
देखिए अब इसको हम लोग गुना करेंगे, x को x के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 5 के साथ गुना करेंगे तो ये हो गया 5x, -3 को x के साथ गुना करेंगे तो -3x, -3 को 5 के साथ गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए यहाँ पर कितना हो गया 2x + 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर 5x में 3x घटेगा, कितना हो जाएगा +2x और -15 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका हम लोग करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले 2 से, तो 3 को मल्टीप्लाई किए 2 से तो यहाँ पर कितना हो गया 6x, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर है ना, प्लस ये 2x -15। अब सारा टर्म को, ये वाला जो टर्म है इसको बराबर के इधर कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x -15, 6x को बराबर के उधर करेंगे तो प्लस में था तो माइनस आ जाएगा 6x, यहाँ 6 मेरा प्लस में तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, देखिए एक्स स्क्वायर 2x में 6x घटेगा तो -4x बचेगा, -15 -6 कितना हो गया -21 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे बच्चों, आप लोग गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करके इसका सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग द्विघाती समीकरण तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे उसका प्रयोग करते हैं, तो चलिए इसका हम लोग गुणनखंड करके ही इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, या फिर द्विघाती समीकरण का भी प्रयोग करके आप लोग इसका सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग द्विघाती समीकरण का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है -4 है, और c का वैल्यू कितना है -21 है। तो हम लोग द्विघाती समीकरण जानते हैं, x इज इक्वल टू -b होता है प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac, और बाय यहाँ पर हो गया 2a। सब का वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है ना -4, तो एक माइनस तो मौजूद है, b का वैल्यू हो गया -4 प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू हो गया -4 का वर्ग, देखिए 4 हो गया, गुना a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना है -21 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -21 बटा और 2 हो गया, और a का वैल्यू तो 1 है, ये सब कुछ का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। अब बस इसको सॉल्व करना है, माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, प्लस माइनस, और ये हो गया रूट अंडर 4 का वर्ग हो गया 16, देखिए यहाँ 21 में माइनस है और 4 में भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, और 21 गुना 4 कितना होता है हम लोग जानते हैं, है ना 84, और बटा यहाँ पर कितना हो गया 2, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए एफ ना हो गया 4 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको हम लोग जोड़ेंगे, देखिए 6 और 4 10 के 0 हाथ में बचा 1, है ना 8 और 1 9 और 1 यहाँ पर हो गया 10, बटा कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 2, और हम लोग ये पर जान रहे हैं बच्चों कि 100 का वर्गमूल जो होता है वो 10 होता है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 10 बटा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्लस लेंगे, देखिए प्लस लेने पर, है ना प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा, है ना, या फिर अल्फ़ा हो गया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 4 प्लस 10 बटा 2, तो ये 14 हो गया, 14 बटा 2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 7, है ना 7 आगे निकल गया, फिर माइनस लेंगे तो माइनस लेने पर तो बीटा आ जाता है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 10 बटा 2, तो -6 बटा 2 इज इक्वल टू -3, तो ऋणात्मक मान आ गया, ऋणात्मक मान को हम लोग त्याग देंगे, तो लिखेंगे ऋणात्मक मान छोड़ने पर, क्योंकि आयु ऋणात्मक तो नहीं हो सकती है, तो ऋणात्मक मान छोड़ने पर, तो ऋणात्मक मान छोड़ेंगे तो x का मान यही निकल गया बच्चों मेरा, ये तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 7, तो रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष हो गई, है ना, रहमान की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 7 वर्ष हो गई, यही मेरा आंसर है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह प्रश्न मैंने किस प्रकार सॉल्व किया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और 5 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, और 5 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 5 नंबर का प्रश्न पहले क्या कहता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं बच्चों कि 5 नंबर का प्रश्न मेरा क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, है ना। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं बच्चों कि शेफाली गणित में कितना अंक लाई है और अंग्रेजी में कितना अंक लाई है। तो मान लेते हैं, देखिए माना शेफाली के द्वारा, है ना, शेफाली के द्वारा
है ना, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक इज इक्वल टू एक्स है। इसी तरह मानेंगे शेफाली के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक इज इक्वल टू वाई है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि दोनों अंकों का योग 30 है कि नहीं, दोनों अंकों का योग 30 है। तो इसका मतलब है कि प्रश्न दोनों अंक को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो 30 अंक वो ला रही है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 है। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार, है ना। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो गणित में 2 अंक, है ना, अधिक, तो गणित में 2 अंक अधिक लाया। देखिए गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक लाएगा तो उसका अंक कितना हो जाएगा x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, है ना, अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो 3 अंक कम लाने के साथ उसका अंग्रेजी में कितने अंक कम हो जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर y माइनस 3 अंक उसका कम हो जाता है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि प्रश्न कह रहा है कि अंकों का गुणनफल जो होता है वो 210 होगा। इसका मतलब है कि इस स्थिति में यदि वो गणित में 2 अंक अधिक लाती और अंग्रेजी में 3 अंक कम लाती तो अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। इसका मतलब है प्रश्नानुसार दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्नानुसार x प्लस 2 और y माइनस 3 गुना किए तो कितना प्राप्त हो गया, हमको 210 प्राप्त हुआ। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से हम लोग समीकरण 1 से, है ना, हम लोग y का मान निकाल सकते हैं बच्चों। तो समीकरण 1 से हम लोग y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस x हो जाएगा। समीकरण 1 से यदि हम लोग y का मान निकालेंगे तो y, है ना, x को बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस x हो जाएगा। तो ये y का मान निकल गया। इस y का मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए x प्लस यहाँ पर 2 हो गया, y का मान रखेंगे तो ये कितना हो गया, 30 माइनस x माइनस 3, है ना, इज इक्वल टू 210। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस यहाँ पर 2 हो गया, 30 में से 3 घट जाएगा तो 27 हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू हो गया 210। अब इसको हम लोग गुना करेंगे बच्चों, x को 27 के साथ गुना करेंगे तो 27 एक हो गया, है ना, x को माइनस x के साथ गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 को 27 के साथ हम लोग गुना करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 54, है ना। अब देखिए 2 को x के साथ गुना करेंगे तो माइनस 2x हो गया, इधर कितना हो गया 210, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 27x में 2x माइनस हो रहा है, 27 में 2x माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस हो गया 54 इज इक्वल टू 210, है ना। सारे टर्म को, ये जितने भी टर्म है सबको बराबर के इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा। 25 देखिए यहाँ पर प्लस है तो बराबर के उधर गया तो ये माइनस हो गया, है ना। 54 देखिए प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और 210 उधर तो प्लस में है ही, इज इक्वल टू 0। तो देखिए कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस हो गया 25x, 210 में 54 घटेगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। 210 में 54 घटा तो 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ पर कितना बच गया 20 में से 5 चला गया तो हो गया 15, मतलब 156 बचे, है ना। प्लस कितना हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों को द्विघाती समीकरण का प्रयोग करते हुए इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना है 1 है ना, b इज इक्वल टू माइनस 25 है, और c इज इक्वल टू कितना है 156 है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाय यहाँ पर हो जाएगा 2a, है ना। तो x इज इक्वल टू b का वैल्यू देखिए माइनस 25 है और समीकरण में पहले से ही एक माइनस मौजूद है तो कितना हो जाएगा माइनस 25 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर है ना। तो 25 का ये हो जाएगा वर्ग, माइनस 25 का वर्ग, और देखिए प्लस माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 हो गया, और सी का वैल्यू कितना हो गया 156, और बटा यहाँ पर 2 इंटू 1 हो गया। इसको सॉल्व करिए। देखिए x इज इक्वल टू 25 में भी माइनस है, इसके बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके हो गया 25 प्लस माइनस रूट अंडर 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625, है ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस हो गया, अब 4 में से 156 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए, है ना, 6 गुना 4 24, 24 के 4 रह गया 2, 5 गुना 4 20, और 2 22, 22 के हाथ में रह गया 2, है ना, 4 एका 4 और 2 यहाँ पर 6, कितना हो गया 624,
और नीचे में है आपका यहाँ पर 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 25 प्लस माइनस रूट अंडर 625 में 624 घट गया, 1 आ गया, यहाँ बच गया 2। तो x इज इक्वल टू 1 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं बच्चों 1 होता है, बटा यहाँ पर 2। अब लेंगे प्लस लेने पर, देखिए प्लस लेने पर, देखिए प्लस लेने पर, है ना, प्लस लेने पर, तो प्लस लेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त हो जाएगा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 25 प्लस 1 बटा 2, है ना, इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 26 बटा 2 इज इक्वल टू 13 आ गया। इसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे माइनस, अब लेंगे देखिए माइनस लेने पर, है ना, माइनस लेंगे तो मेरा आ जाएगा बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 25 माइनस 1 बटा 2 इज इक्वल टू 24 बटा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 12। मतलब शेफाली का जो अंक जो प्राप्त हुआ है ना, वो दो तरह के अंक है, या तो वो है ना गणित में जो अंक प्राप्त किया गया है, देखिए गणित में प्राप्त अंक कितने कितने हो सकते हैं, गणित में प्राप्त अंक कितने कितने हो सकते हैं, या तो 13 हो सकता है और या तो 12 हो सकता है। दो अंक, दो तरह से अंक प्राप्त करते हैं। यदि वो गणित में 13 अंक प्राप्त करेगी तो उसके हिसाब से अंग्रेजी में उसने कितना अंक प्राप्त किया, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए यदि x बराबर 13 है तो, है ना, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा, समीकरण 1 से लिखेंगे, तो समीकरण 1 से देखिए, तो समीकरण 1 से में क्या है मेरा, देखिए y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स है कि नहीं, क्योंकि वो समीकरण को मैंने हल किया था। तो चलिए यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों उसको। तो x का वैल्यू कितना हो गया 30, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 30 माइनस 13, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से 3 गया तो बच गया 7, यहाँ 2 में से गया 17 अंक लाएगी, है ना। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो गया, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या 17 हो गया। मतलब यदि वो गणित में, मैथ में यदि वो 13 अंक लाती है तो इंग्लिश में वो 17 अंक लाती है। तो इसके हिसाब से 2 और भी आएगा मेरा, देखिए x का 2 वैल्यू निकला है, यहाँ पर 12 भी आया है मेरा। तो कहने का मतलब है कि यदि x बराबर, देखिए यदि x बराबर 12 है ना, यदि x बराबर मेरा 12 हो गया तो अंग्रेजी में कितना अंक लाएगा, तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। क्या है समीकरण, क्या है 1, y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 30 माइनस 12, तो मतलब हो गया y का वैल्यू, है ना, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको घटाइए, 10 में से 2 गया बच गया 8, 2 में से 1 गया तो 18। तो कहने का मतलब है कि इस स्थिति में यदि वो मैथ में 12 अंक लाती है तो अंग्रेजी में वो 18 अंक लाएगी। तो ये दोनों आंसर होगा, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। तो ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना। तो आप लोग देखिए 6 नंबर का प्रश्न थोड़ा आसान है बच्चों, आप लोग इसको अपने से बनाने का प्रयास करिए, है ना। और 7 नंबर का भी प्रश्न थोड़ा सा आसान है बच्चों, आप लोग इसको अपने से ही बनाने का प्रयास करिए। और ये 8 नंबर का प्रश्न जो है बच्चों, ये तो पहले के ही तरह से एक प्रश्न मैंने बनाया था, प्रश्नावली 4.2 में मैंने कुछ ऐसे ही एक प्रश्न को मैंने सॉल्व किया था बच्चों, आप लोग उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करिए, है ना। तो आप लोगों के लिए मैं 3 प्रश्नों को छोड़ देता हूँ, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। और ये यहाँ पर जो 3 प्रश्न दिया हुआ है 9, 10 और 11, ये तीनों प्रश्न को मैं सॉल्व यहाँ पर कर देता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए 9 नंबर के प्रश्न को, है ना, जो कि ये प्रश्न बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, हम ये बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कहता है, पहले देखिए कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं किसका कैसे हल होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या मानते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर माना कि देखिए बड़े व्यास वाला नल, है ना, माना बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, है ना, हौज को भरने में, है ना, x घंटा समय लेता है ना, x घंटा समय लेता है, एक हौज को भरने में x घंटा समय लेता है ना, x घंटा वो समय, इसका मतलब है कि x घंटा में बड़े व्यास नल द्वारा एक हौज को पूरा भर दिया जाता है। तो छोटे व्यास द्वारा नल, देखिए छोटे व्यास वाला नल, है ना, छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में, है ना, हौज को भरने में कितना घंटा लेगा, y घंटा समय लेता है, y घंटा समय लेता है। किसको हम लोग 2 चर के रूप में देख रहे हैं। तो आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन जो है ना हौज को जल्दी भर देगा, बड़े व्यास वाला नल या छोटा व्यास वाला नल।
तो यहाँ पे प्रश्न में आपका दिया हुआ है यहाँ बच्चों, यहाँ पे देखिए कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो यहाँ पे तुलना हो रहा है दोनों के बीच में कि बड़े व्यास वाला नल और छोटे व्यास वाला नल के बीच में तुलना हो रहा है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बराबर करके लिख लेते हैं पहले। अब हम लोग पता करेंगे कि कौन 10 घंटा कम समय लेता है। तो यहाँ पर कहता है कि बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। इसका मतलब है कि ये 10 घंटा कम समय ले रहा है कि नहीं। तो बराबर करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया बच्चों। इसको तुलना करना है इसको, और इसको समीकरण को सॉल्व करना है। बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय ले रहा है। तो बराबर करने के लिए 10 इसमें घटा दिया और इसको समीकरण को हम लोग 1 मान लेते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है बच्चों कि 2 पानी का नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकता है। अब इसमें हम लोगों को तर्क और वितर्क करना है। देखिए पहले मैंने माना है कि x घंटा में एक हौज भरता है। तो चलिए बड़े व्यास द्वारा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि बड़े व्यास वाले नल, है ना, बड़े व्यास वाले नल x घंटा में एक हौज भरता है ना, एक हौज भरता है ना। तो 1 घंटा में कितना, तो बड़े व्यास वाला नल 1 घंटा में कितना हौज भरेगा, तो 1/x हौज भरेगा। हम लोग जानते हैं 1 घंटा में 1/x हौज भरेगा। अब इसी तरह छोटे व्यास वाला नल, देखिए यहाँ पर छोटे व्यास वाला नल y घंटा में 1 हौज भरेगा या 1 हौज भरता है ना, 1 हौज भरता है। तो छोटे व्यास वाला नल 1 घंटा में कितना हौज भरेगा, तो 1/y हौज भरेगा, है कि नहीं, 1/y हौज भरेगा। तो 1 घंटा में टोटल कितना हौज भरा, तो लिखेंगे 1 घंटा में भरा हौज, 1 घंटा में भरा हौज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y। इसको भी हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब देखिए प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि हौज जो है 9.3/8 घंटा में भर जाता है। तो 9.3/8 घंटा कहने का मतलब कितना हो गया बच्चों, आप लोग इसको पूर्णांक को तोड़ने के लिए जानते होंगे। 9.3/8 तो 9 × 8 = 72 और 3 क्या हो गया 75/8, मतलब 75/8 घंटा में एक हौज भर जाता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 75/8 घंटा में एक हौज भरता है ना, एक हौज भरता है। 75/8 घंटा में एक हौज भरता है ना, एक हौज। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1 घंटा में 1/75/8 हौज भरेगा, है ना। तो 1 घंटा का हम लोगों को बात करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने निकाला है 1 घंटा में इतना हौज भर रहा है और 1 घंटा में यहाँ पर भी दिखा रहे हैं, तो 8/75 भाग हौज का भरेगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ पर देखिए दोनों मिल करके 1 घंटा में 1/x प्लस 1/y हौज को भर रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 घंटा में 8/75 हौज को भर रहा है। तो इसका मतलब दोनों बराबर होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना, प्रश्नानुसार दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस 1/y 1/y इज इक्वल टू 8/75 हो जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान को यहाँ पे रख देंगे। समीकरण आप लोग कॉपी में देखिए, समीकरण x का क्या मान निकाला गया है कि नहीं। देखिए y - 10 और प्लस यहाँ पर हो गया 1/y इज इक्वल टू 8/75। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है बच्चों, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोनों का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो y - 10 और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर y। तो y - 10 और y - 10 कटेगा, y को इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस y कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, y - 10 इज इक्वल टू हो गया 8/75। तो y और y को हम लोग जोड़ देंगे बच्चों, कितना आ गया 2y - 10, और इस y को अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y² माइनस हो जाएगा 10y इज इक्वल टू हो गया 8/75। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 75 को इसके साथ गुना करेंगे और 8 इसके साथ गुना करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 75, देखिए 2y - 10 इज इक्वल टू 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y² माइनस 10y। 75 को हम लोग 2 से गुना करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 150 आता है, 150y, है ना। 75 को गुना करिए, अब 75 को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। अब 8 को y² के साथ गुना करेंगे तो 8y² और फिर हम लोग 10y के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80y। तो सारे टर्म को, ये टर्म को सबको बराबर के उठा के हम लोग उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 8y²
माइनस 80y, 150 को उधर ले जाना है 150y को, तो ये प्लस है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 150y, है ना। और 75 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 775 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 8y², है ना। अब इसको 80 और 150 कितना हो जाता है 230 हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं, y, है ना। और ये कितना हो गया 750 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण का प्रयोग करेंगे, या फिर हम लोग इसमें प्रयास करते हैं कि इसमें से कॉमन यदि निकल जाए। चलिए 2 इससे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों। 2 इससे कॉमन निकलेगा तो कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा 4y², यहाँ हो जाएगा 1, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 115y आ जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। फिर इसको दिखाएंगे 4y² माइनस हो जाएगा 115y और प्लस हो जाएगा 375 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इतना मेरा कुछ आता है बच्चों, है ना। द्विघाती समीकरण का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और उसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं, है ना। तो समीकरण जो मुझे प्राप्त हुआ था बच्चों, कुछ इस प्रकार समीकरण था, आप लोग अपने कॉपी में देख सकते हैं कि 4y² माइनस 115y और प्लस आया था 375, है ना, इज इक्वल टू 0 आया था। तो चलिए द्विघाती समीकरण का प्रयोग करेंगे, है ना। तो a का वैल्यू यहाँ पर हो गया 4, b का वैल्यू हो गया माइनस 115 और c का वैल्यू हो गया 375। तो हम लोग जानते हैं बच्चों y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस इधर होगा रूट अंडर b² माइनस 4ac और बाय यहाँ पर हो गया 2a, है ना। तो y का वैल्यू कितना हो गया, देखिए y में एक पहले से मौजूद है मेरा माइनस का साइन, और b का वैल्यू हो गया माइनस 115 प्लस माइनस हो गया रूट अंडर b²। तो इसका मतलब हो गया कि माइनस 115 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू हो गया 4 और c का वैल्यू हो गया 375 और नीचे में हो गया बटा 2 गुना इधर हो गया 4, है ना। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो y का वैल्यू कितना आ गया, देखिए माइनस माइनस 15, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 115 का लिखा गया 115 प्लस माइनस और रूट अंडर। अब 115 का वर्ग कितना होता है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 15 का जो वर्ग बच्चों हम लोग जानते हैं कितना होता है, मैं इसे पहले से ही करके रखा हुआ हूँ। तो देखिए 13, है ना, 13 225, है ना, इसका वर्गमूल होता है माइनस। अब देखिए 775 को यदि हम लोग 16 से गुना करेंगे बच्चों तो लगभग मेरा कितना 375 को यदि हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 6000 आता है बच्चों, है ना। और नीचे में है मेरा बटा 8। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 175 प्लस माइनस और रूट अंडर, इसको यदि हम लोग माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 2 और 2, है ना। 13 में से 16 घट जाएगा बच्चों तो 7 आ जाता है कि नहीं। और नीचे में कितना है है ना 8। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 115 प्लस माइनस, है ना, 7225 का जो वर्गमूल आता है बच्चों वो 85 आता है ना, 85 और बटा यहाँ पर हो गया 8। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लेंगे। देखिए प्लस लेने पर, है कि नहीं, प्लस लेने पर तो प्लस लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 115 और प्लस यहाँ पर कितना हो गया 85 बटा यहाँ पर हो गया 8। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए इसको जोड़ेंगे 5 और 5 10 के 0, हाथ में बच गया 1, है कि नहीं। और 12 और 8 यहाँ पर कितना हो गया 20, मतलब हो गया 200 बटा 8। 200 बटा 8 मतलब कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में ये कटेगा, है कि नहीं। 25 बार में ये 25 8 हम लोग जानते हैं 200 होता है ना। ये 25 घंटा, इसका मतलब हो गया कि छोटे व्यास वाला नल जो है, आपने क्या माना है कि छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में y घंटा का समय लेता है। हम लोग यहाँ पे देखिए लिखे भी हैं कि छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में y घंटा का समय लेता है। इसका मतलब है कि छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में y घंटा का समय लेगा। और दूसरी बात यहाँ पर और एक बातें आ रही है बच्चों कि माइनस भी लेंगे तो भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव राशि आ रही है। तो y का वैल्यू कितना हो गया, देखिए 115 माइनस यहाँ पर यदि 185 करेंगे और नीचे में हो गया बटा 8, तो y का वैल्यू कितना होगा, देखिए 0 हो गया। 11 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से यदि 8 घटेगा, है ना, तो 8 9 10 11 लगभग आ जाता है 3, है ना।
तो देखिए ये लगभग फ्रैक्शन में आ गया बच्चों, है ना। इसका लगभग कितना आ जाएगा, 15 बटा यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे तो 4 से फिर इसको काटेंगे तो लगभग ये मान को हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाता है ना। इस मान को हम लोग नहीं लेंगे, तो हम लोग ये सिर्फ एक ही मान को लेते हैं कि ये मेरा आ गया यहाँ पर 25 घंटा। मतलब छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय लेगा, है ना, 25 घंटा का। तो छोटे व्यास वाला नल, देखिए यहाँ पर छोटे व्यास वाला नल, है ना, हौज को भरने में कितना घंटा लिया, 25 घंटा का समय लेता है। तो बड़े व्यास वाला नल, तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। देखिए तो समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है बच्चों कि x बराबर कितना है मेरा, है ना। समीकरण 1 एक बार देख लेते हैं, y माइनस 10 है ना, y माइनस 10 है समीकरण नंबर 1। y का वैल्यू कितना निकल गया, 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस यहाँ पर हो गया 10। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 15 होता है। तो इसका मतलब 15 घंटा होगा। तो बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय लगेगा, 15 घंटा का समय लेता है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है ना। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों की गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेता हूँ कि माना एक्सप्रेस, है ना, माना एक्सप्रेस गाड़ी माना एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, माना एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं सवारी गाड़ी की चाल कितनी होगी, सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल इज इक्वल टू कितना हो गया, y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न के दूसरे भाग से ये बात कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में तुलना किया जा रहा है, तो हम दोनों को बराबर करके लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। ये 11 मीटर अधिक है, कहने का मतलब क्या हो गया, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y में हम लोगों को 11 जोड़ना पड़ेगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब यहाँ प्रश्न के पहले भाग से देखिए क्या कर रहा है, 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से, है ना, 1 घंटा कम समय लेती है। तो कहने का मतलब हो गया कि 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा लगा समय कितना होगा। लिखिए 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस गाड़ी, है ना, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय। तो हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो 132 बटा यहाँ पर x घंटा हो जाएगा। इसी प्रकार 132 किलोमीटर की, है ना, दूरी तय करने में सवारी गाड़ी, सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 132 बटा y घंटा। तो कौन समय कम है, आपको बताइए कि एक्सप्रेस गाड़ी है तो ये तेजी से गति करेगा, इसका मतलब ये समय कम होगा, और सवारी गाड़ी की चाल कम है इसीलिए ये समय ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब इसमें हम लोग घटाएंगे 132y में 132x को हम लोग घटा देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो प्रश्नानुसार कहता है कि दोनों 1 घंटा का कम समय लेता है। तो प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 132, है ना, बटा y माइनस हो जाएगा 132 बटा x इज इक्वल टू 1। 1 घंटा कम समय लेती है, तो दोनों को घटा दिए तो एक आ गया, 1 घंटा कम समय लिया, है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग पहले से ही x का मान यहाँ पर ज्ञात करके रखे हुए बच्चों। तो 132, है कि नहीं, y हो गया माइनस हो जाएगा 132 बटा x का मान कितना हो गया, y प्लस 11 इज इक्वल टू 1 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे y और y प्लस 11, तो y कटेगा बच्चों। 132 को हम लोग पहले से ही कॉमन किए हुए हैं इसमें से, है ना। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए x प्लस
सॉरी y प्लस 11 माइनस, अब देखिए y माइनस 11, y माइनस 11 कटेगा, यहाँ तुम 32 कॉमन ले लिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करके आपको बता ही देते हैं कैसे यहाँ पर आया है। तो 132 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई माइनस 1 बाई, है ना, 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इस प्रकार आता है। तो इसी से हम लोग एलसीएम लिए, है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो गया y माइनस 11, y में y कट गया तो बच गया कितना y प्लस 11, y प्लस 11 को 1 से गुना किया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y प्लस 11। अब देखिए, अब इस संख्या को y प्लस 11 से भाग देंगे तो y प्लस 11 कट गया, बच गया y को ऊपर से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 गया तो y और y दोनों कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया 132 गुना 11, और नीचे में भी गुना करेंगे तो y गुना y स्क्वायर, और 11 गुना y 11y इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। कोना कुनी गुना कर देंगे बच्चों तो डेट सिंप्लाइज क्या आ जाएगा, देखिए ये भी आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 11y इज इक्वल टू 132 गुना 11। तो 132 गुना 11 कितना होता है हम लोग देख लेते हैं। तो 2 यहाँ पर 5, यहाँ 4 और 1 कितना हो जाता है। तो डेट सिंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 11y इज इक्वल टू 1452 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग टर्म को उठा के बराबर के इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा, देखिए प्लस 11y माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो द्विघाती समीकरण का प्रयोग करिए तो यहाँ पर देखिए a के जगह में 1 है, b के जगह में 11 है, और c के जगह में तो c का वैल्यू कितना है -1452 है। तो देखिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, और बाय यहाँ पर हो जाएगा 2a, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y का वैल्यू, देखिए यहाँ पर y का वैल्यू 11 है तो इसके लिए -11 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, b का वैल्यू 11 है तो इसका मतलब 11 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू कितना है माइनस, है ना, 1452 है, और नीचे में बटा हो गया 2 इंटू 1, है ना। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो गया -11 प्लस माइनस रूट अंडर 11 का वर्ग कितना होता है 121, और माइनस मिलकर के प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना 2 8 हो गया, 4 गुना 5 20, हाथ में बच गया 2 16, और 2 18, 18 के 8 हाथ में बचा 1, 4 एक 4 और 1 5 हो गया, और नीचे में हो गया बाय 2। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो y इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 8 और 1 9, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 9, और एक यहाँ पर हो जाएगा 5 बटा कितना हो गया 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, इस संख्या का वर्गमूल जो होता है 74 होता है ना। तो y इज इक्वल टू -11 होगा, प्लस माइनस इसका कितना हो गया 74, और बाय यहाँ पर हो जाएगा 2। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, प्लस लेने पर, देखिए प्लस लेने पर, तो प्लस लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -11 प्लस 74 और बाई 2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 74 में 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, और 7 में से 1 गया तो यहाँ 6 बटा यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा भूल हो गया बच्चों कि इसका वर्गमूल यहाँ पर 77 बार में ये जा रहा है, 77 बार में ये जाएगा, 77 होगा, है कि नहीं। 5929 का वर्गमूल जो होता है 77 हमको मिलेगा, है ना। तो चलिए 77 करेक्शन कर देते हैं, फिर प्लस लेने पर तो कितना हो जाएगा -11 प्लस 77 होगा, है ना। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 1 यहाँ पर गया 6 हो गया, और 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 6 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 आ गया बच्चों, है ना। तो फिर माइनस भी हम लोग लेके देख लेते हैं, माइनस लेने पर तो माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, और यहाँ 77 बटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -88/2। तो ऋणात्मक मान आ रहा है ना, इसलिए नेगेटिव, है ना, वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे, नेगेटिव वैल्यू को त्यागने पर, है कि नहीं, नेगेटिव वैल्यू को त्यागने पर। तो y हम लोग किसके लिए माने थे बच्चों, है कि नहीं, देख पा रहे होंगे कि y हम लोग सवारी गाड़ी का चाल माने। तो सवारी गाड़ी का कितना हो जाएगा, सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे एक्सप्रेस गाड़ी का चाल समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 11। तो x इज इक्वल टू, है ना, y का वैल्यू 33 रख दिए और 11, तो x का वैल्यू कितना आ गया, है ना, 44 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सवारी, है ना, एक्सप्रेस गाड़ी का चाल, एक्सप्रेस, है ना, गाड़ी का
चाल कितना निकल गया, है ना, एक्सप्रेस गाड़ी का चाल निकल गया बच्चों 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो है ना, आज मैंने यहाँ तक प्रश्न को सॉल्व कर दिया बच्चों आप लोगों का। तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने इस प्रश्न में 4 प्रश्न को छोड़ा है, जिसमें एक है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर, जो कि बहुत ही आसान है। मैंने इसमें जो डिफ़िकल्ट प्रश्न था, जैसे कि 5 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, है ना, 5 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये इस प्रश्न का इस लेसन का सबसे डिफ़िकल्ट प्रश्न में से गिनती आता है बच्चों। इसको मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, उसको आप लोग बनाइएगा। और यदि आप लोग से नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बना करके उसका, है ना, लिंक मैं आप लोग तक डाल दूंगा और आप लोग तक, है ना, पहुंच जाएगा वो। तो मुझे बताना पड़ेगा कि आप लोग वो प्रश्न आप लोगों से सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो ठीक है बच्चों, आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा, है ना। आप लोग हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को भी देखते रहें।